मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस महा कवरेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त प्रयागराज से ये बुलेटिन लाइव देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान शुरू हुए 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और इस बीच जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मतदान बूथ तक पहुंचने का जो जोश है वो लोगों के अंदर वो साफ जाहिर हो रहा है और बहुत उत्साहित होकर वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी रख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 9 जिलों की 59 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग हो रही है, जिनमें से कई जिले ऐसे हैं जहां पर दलित वोटर्स की संख्या बड़ी तादाद में है और इसलिए कहा जा रहा है कि चौथे चरण में दलित वोटर्स की भूमिका काफी अहम होने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें, कुल मिलाकर 624 जो है वो उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज दांव पर है। चौथे चरण में योगी सरकार के 4 मंत्री समेत कुल 624 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज मैदान में है। हालांकि कुछ जगहों पर होने की नहीं है, जिसके चलते मतदान बाधित हुआ है। तो आपको बता दें कि पोलिंग बूथों पर मतदाता बड़े जोश के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। तो 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। कई बड़े दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है। लखीमपुर खीरी में आज वोटिंग हो रही है, जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। किसानों का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि आज जिन जिलों में वोटिंग होनी है उसमें से कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर खेती किसानी से जुड़ा हुआ तबका रहता है। आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा उठाया गया। तो कुल मिलाकर आज तमाम दिग्गज 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह लोगों में तो है ही है। आम और खास किस तरह वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे कुछ दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी वोट डालने के लिए पहुंची। उन्होंने वोट डाला। साथ ही लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह और कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी वोट डाला और उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी लखनऊ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और लखनऊ की बात करें तो मंत्री मोहसिन रजा भी अपने पत्नी और बेटे के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान किया। इसके अलावा रायबरेली सीट से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई अदिति सिंह, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इसी से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर राजेश्वर सिंह, ब्रिजेश पाठक, कौशल किशोर, मोहसिन रजा, अदिति सिंह, इन सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो मतदान करने पहुंची मायावती जब बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से खास बातचीत भी की और न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार जो मुस्लिम है वो मायावती के साथ जा सकता है। इस पर मायावती ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे साथ हर वर्ग का, सर्व समाज से जुड़ा हुआ लोग साथ आएगा और आप देखिएगा नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और बसपा की सरकार बनेगी। विस्तार से आपको सुनवा देते हैं मायावती ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी और क्या बड़ा दावा किया। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार आएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना दावा कर रही है कि गठबंधन जो है बहुत से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके दावे भरे के भरे रह जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मायावती की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत का वो अंश, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव में खासतौर पर इस चरण में मायावती और बीएसपी के भूमिका पर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी।
मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा? मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेगा। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर गठबंधन की राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए जी। तो अमित शाह के इंटरव्यू का वो हिस्सा हमने आपको सुनवाया जिसमें उन्होंने मायावती और खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स किस तरह उनके साथ जा सकते हैं ये आकलन किया था न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में। तो आज चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर 9 जिले ऐसे हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। 59 सीटें हैं चौथे चरण में, यहां पर मतदान चल रहा है। और 2017 की बात करें तो इसी फेज में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी। यानी 2017 के जब चुनाव हुए थे तो इन 59 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। अब बड़ा चैलेंज है कि जीत का वही इतिहास भाजपा दोहरा पाएगी या इस बार नुकसान उठाएगी। कई मुद्दे विपक्ष ने बनाए हैं, जैसे किसानों का मुद्दा चौथे चरण के लिए आगे किया गया, लखीमपुर खीरी में जो भी कुछ हुआ उसका मुद्दा आगे किया गया। भाजपा की तरफ से जोर शोर से आतंकवाद, बुलडोजर, अपराधी, माफियावाद, इन सब का मुद्दा उठाया गया। हालांकि मतदान की बात करें तो 2 घंटे पूरे हो चुके हैं मतदान को। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद अभी तक काफी जोश और उत्साह के साथ लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इस बीच लगातार तस्वीरें हमें मिल रही हैं कि देखिए किस तरह डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी वोट डालने से पहले पूजा अर्चना की है। इससे पहले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि वोट कास्ट करने से पहले वो पूजा करने पहुंचे। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पूजा करने के लिए पहुंचे लखनऊ के एक मंदिर। अपना वोट कास्ट करने से पहले मंदिर में पूजा करके उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत की प्रार्थना की है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उनके साथ इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद है। संकेत, बात कीजिए डिप्टी सीएम से। आज चौथे चरण का मतदान है। बड़े बड़े दावे जो हैं अभी तक 3 चरणों के बाद पॉलिटिकल पार्टीज करती रही हैं, लेकिन 7 में से चौथा चरण आज पूरा हो जाएगा। क्या उम्मीदें हैं, क्या कह रहे हैं दिनेश शर्मा? इसमें आपकी अंडर करंट नहीं, इसमें आपकी हाई वोल्टेज करंट है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनल कार्ड जो है जीत का, सर अवध क्षेत्र की बात कर रहे हैं। रुक जाओ 30 जी हाँ, तो बिल्कुल आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि पोलिंग बूथ पर किस तरह की हलचल जो है वो इस दौरान देखी जा रही है। आम हो या खास, सभी वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आज कुल मिलाकर 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर लोग अच्छी तादाद में पहुंच रहे हैं। चौथे चरण में योगी सरकार के 4 मंत्री हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। और एक बार फिर से रुख करेंगे संकेत का। संकेत, इस बार यदि आवाज आपको मिल रही है तो बातचीत कीजिए डिप्टी सीएम से, क्या कहना है उनका? वोट कास्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश शर्मा अभी पूजा पाठ उन्होंने किया है और उसके बाद वो 10 बजे यहाँ ऐशबाग के रस्तोगी इंटर कॉलेज में वोट डालने जाएंगे। और अभी हम कुछ देर में ही उनसे बात कराएंगे। वो हमारे साथ में ही मौजूद हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, और अपने आवास पर वो मौजूद हैं। अभी ये मंदिर है उनका, उन्होंने यहाँ पे अभी पूजा अर्चना की है और उसके बाद वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। ऐशबाग यहाँ पड़ोस में ही रस्तोगी इंटर कॉलेज है, वहाँ पे वो मतदान के लिए जाएंगे। और
आप देख सकते हैं ये आवास पे हम उनके मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जो कि लखनऊ से महापौर रहे हैं और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, आज आप वोट करने जा रहे हैं, लखनऊ से आप खुद हैं और 9 सीटें यहाँ पे हैं, क्या उम्मीद है सर? सबसे पहले लखनऊ पे बात करें। देखिए, मैं पहला तो कहूँगा सब लोग मतदान करें, और ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में मतदान रूपी अपनी आहुति दें। बीजेपी का आपकी अंडर करंट नहीं, पिछली बार अंडर करंट था, इस बार हाई वोल्टेज करंट है, और मैं समझता हूँ हाई वोल्टेज करंट का झटका बहुत तेजी से लगने वाला है लोगों को। सर, अखिलेश यादव का कहना है कि हम चौथे चरण में डबल सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि 200 सीटें। अब मैं कौन क्या दावा करता है तो मैं नहीं जानता। जनता में इस बार जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। सड़क, बिजली, पानी से शिक्षा, सुरक्षा, ये अब लोग मुद्दा नहीं बनाए हैं। बीजेपी ने केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, विकासवाद, और विकासवाद की अवधारणा की जो गंगा है वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है, और हर चरण के बाद जो विजय यात्रा है बीजेपी की वो और गति पकड़ लेती है। और मैं समझता हूँ अंतिम गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते 7वें चरण के बाद 10 मार्च को बीजेपी की जीत की होली निश्चित रूप में होगी। सर, अंतिम सवाल है कि लगातार जिस तरीके से आप चुनावी अभियान में जुटे हुए रहे और चौथा चरण है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है? मैंने कहा ना कि जो गति इतनी तेज चल रही है कि हम सबको लग रहा है कि हमारे पिछले रिकॉर्ड हम स्वयं ही ध्वस्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और हर चरण के बाद बीजेपी की स्थिति और मजबूत होती जा रही है, और ये सारा विपक्ष मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहा है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, उनका दावा है। आप MIM से पूछ के आइए, वो भी बताएंगे मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। आप निर्दलियों से पूछ के जाइए, वो भी कहेंगे बनाएंगे। आप जो सहयोगी दल अलग अलग लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, उनसे पूछिए तो वो भी अलग अलग सरकार बना रहे हैं। सरकार जनता बनाती है, जनता के वोट से बनता है, और मैं इतना कह सकता हूं कि जो प्रदेश का दौरा करने के बाद कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों की सुगंध सूंघ ली है, और वो सुगंध हर घर में पहुंची है। हर घर में एक अलग प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से उत्साह के साथ लोग निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ अद्भुत है। और जो लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की थी, वो आज उत्तर प्रदेश में भी बढ़कर योगी जी के में सोने का सुहागा हो गया। उनकी लोकप्रियता समन्वित होके, और केंद्र और प्रदेश का जो समन्वय है, डबल इंजन की सरकार, उसकी तरफ लोगों का जो सहज आकर्षण और सहज समर्थन है वो देखते बनता है। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में, और ये पूजा अर्चना करके और उसके बाद मतदान के लिए निकलेंगे। आपने सुना डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किस तरह के बड़े दावे किए, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि पोलिंग बूथ पर इस वक्त की ताजा हलचल क्या है। 2 घंटे वोटिंग को कंप्लीट हो चुके हैं, और ऐसे में लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्या दिलचस्प तस्वीरें मिल रही हैं, और किस सीट पर कितना दिलचस्प समीकरण इस बार देखने को मिल रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका हमारे साथ जो है वो लखनऊ से हैं, उमेश हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं, इसके अलावा शादाब हमारे साथ लखनऊ से हैं, और संकेत भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे उमेश का, जो कि रायबरेली से हमारे साथ हैं। उमेश, ये बताइएगा, अदिति सिंह पहले कांग्रेस में थी और अब भाजपा में पहुंच गई, उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब रायबरेली को बार बार जो है वो कांग्रेस का गढ़ कहना बंद कीजिए, जनता परिवर्तन चाहती है। तो रायबरेली का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है इस बार। चलिए आगे हम बातचीत करेंगे, उमेश आपके पास आएंगे, लेकिन शादाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, आप कहां इस वक्त मौजूद हैं, किस पोलिंग बूथ पर हैं, और क्या ताजा तस्वीरें और जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के पोलिंग बूथ पर हूं। मेरे दाहिने तरफ आपको सरकार में मंत्री रहे ब्रजेश पाठक नजर आ रहे होंगे। पिछली बार वो इसी लखनऊ मध्य से विधायक थे, लेकिन इस बार उनकी सीट चेंज हुई है। वो मध्य की बजाय जो हैं वो कैंटोनमेंट से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और ब्रजेश पाठक पूजा अर्चना करने के बाद जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जो है वो अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। हम उनसे बातचीत करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं।
क्या क्या मामले हैं, क्या लग रहा है इस बार किन बातों को लेकर के वोट हो रहा है, क्या क्या बातें दिमाग में हैं जब वोट करने आए हो? भैया पहली बात तो ये है कि जो पेट्रोल अभी 2 महीने पहले 54 रुपए 65 रुपए डलाते थे, आज वो 80-90 रुपए पड़ रहा है। और सैलरी डिपेंड है हम लोग की भैया वही 14-15 हजार रुपए। गवर्नमेंट इस चीज पे गौर नहीं कर रही है कि युवाओं को रोजगार दें, महंगाई कम करें, बस यही चीज का मुद्दा है हमारा। महंगाई मुद्दा है। हाँ। क्या मुद्दा है भाई साहब इस बार चुनाव में? वोट डालने आए तो क्या दिमाग में है, क्या सोचकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट कर रहे हैं? भाई यही है कि बस महंगाई के हिसाब से वोट पड़ रहा है भाई, और कोई कहीं रोजगार नहीं, कहीं कोई काम रोजी नहीं है, कारोबार नहीं, ये सब यही सब है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इस बार वोट के लिए? महंगाई है। बता रहे हैं कि वोट डालने से पहले जो है वो किस तरह की बातें उनके जहन में रही। रुक करेंगे अब एक बार फिर से उमेश का रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताइएगा, आदित्य सिंह जो पहले कांग्रेस से हुआ करती थी वो अब भाजपा से मैदान में है और पूछे गए सवाल पर वो बार बार ये कह रही है कि अब रायबरेली को आप कांग्रेस का गढ़ कहना बंद कर दीजिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा महाउत्सव मनाया जा रहा है। रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान चल रहा है। रायबरेली सदर, बछरावा, सरेनी, हरचंदपुर और ऊंचाहार के लिए मतदान जोर शोर से चल रहा है और 9 बजे तक नियर अबाउट 9% तक की पोलिंग यहां पर हो चुकी है। रायबरेली सदर सीट की अगर बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदित्य सिंह प्रत्याशी हैं। आज जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो कांग्रेस के सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही हैं और कांग्रेस का सवाल जैसे ही उनसे किया गया उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का गढ़ कहना रायबरेली को बंद कीजिए। तो निश्चित तौर पर आदित्य सिंह गांव-गांव घूमी और लगातार लोगों से वोट करने की अपील की, लेकिन आज जब कांग्रेस को लेकर उनसे सवाल किया गया, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज जबकि वो रायबरेली सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, बेहद ही दिलचस्प फाइट यहां पर देखी जा रही है रायबरेली में। यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहां पर लंबी कतार लग चुकी है और महिलाएं खासतौर से बेहद उत्साहित हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स बेहद उत्साहित हैं और सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप ये बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है, कितना उत्साहित हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचता है? जी, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमें देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। महिलाएं बाहर निकल रही हैं, उनकी भागीदारी बहुत अहम इस बार विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें एक अलग एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे अनामिका का, वो लखनऊ से हमारे साथ हैं। अनामिका, आप लखनऊ में किस बूथ पर मौजूद हैं और अभी तक बात की जाए तो किस किस खास चेहरे ने मतदान कर लिया है और कैसी तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगी वहां से? और देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं जिस बूथ पर हूँ वो बड़ा राजनीतिक ब्राह्मण चेहरा कल शामिल हुआ है। कोई मतलब नहीं, कहीं कोई नहीं, वो इस तरीके की बातों का भरोसा मत करिए। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सबको साथ लेकर के चल रही है। और चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा की तरफ से प्रशांत उमराव जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बताइए, आज जिन 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 2017 में इनमें से 51 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो जीत उतनी ही प्रचंड इस बार होगी या कुछ नुकसान का आकलन आप लोग कर रहे हैं? इस बार दलित वोटर्स पर भी बड़ा दांव लगा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज चौथे चरण के बाद बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। हम चौथे चरण के बाद बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे 203 सीटों पे, और उसके बाद जो 3 चरण होने वाले हैं उसपे हमारी लगातार संख्या बढ़ेगी। हम 300 का आंकड़ा टोटल पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास और सुरक्षा के मामले पर चुनाव लड़ रही है। जो डेवलपमेंट के काम हमने पूरे उत्तर प्रदेश में किए हैं, जो गरीबों के लिए काम किए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए काम किए, उसके मुद्दे पर जनता हमें भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बहुमत देने का काम कर रही है। और सुरक्षा के विषय में उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षा दी है। 7 साल में जो केंद्र सरकार मोदी और 5 साल में योगी सरकार में न तो कोई बम ब्लास्ट हुआ है, ना तो कोई दंगे हुए, ना ही किसी जिले में धारा 144 लगानी पड़ी है। और आज जो 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है अहमदाबाद मामले में, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। और दुर्भाग्य से उनमें से 9 लोग उत्तर प्रदेश से थे और 5 लोग आजमगढ़ से थे, जिनसे अखिलेश यादव मिलने गए थे, जिनके एक आतंकवादी का पिता समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी का महासचिव था। और अभी अखिलेश जी की उसके साथ नई फोटो भी आई है जिनका वो दाहिना हाथ पकड़े हुए हैं।
तो ये दिखाता है किस तरीके समाजवादी पार्टी पहले अपराधियों को भी साथ ले रही थी और आतंकवादी को भी साथ ले रही थी। समाजवादी पार्टी के जो घोषणा पत्र था 2012 का, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम जो है आतंकवादियों को छोड़ेंगे, और उन्होंने छोड़ने की सिफारिश भी की थी। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई थी। तो इससे चाहे लखनऊ का बम ब्लास्ट, प्रशांत जी, आप लोगों ने चौथे चरण में आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आतंकवाद का जिक्र आपने किया, अपराधियों पर सरकार ने नियंत्रण पाया, इस पर दावा आप लोग कर रहे हैं। दंगे नहीं हो रहे हैं, ये आप बार बार याद दिला रहे हैं और लगातार सपा को घेर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे हमारी सहयोगी अनामिका का। अनामिका, लोगों से बात कीजिए और जानिए उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोच रही हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपने अपने चुनाव प्रचार में मुद्दे सामने रख दिए हैं, लेकिन जनता के ज़हन में क्या है जो आज फैसला करने जा रही है? और देखिए, मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ वो लखनऊ के सेंटर में अवध इंटर कॉलेज है, अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज, जिस बूथ पे मैं मौजूद हूँ। और देखिए यहाँ पर की तस्वीर कितनी खूबसूरत है, जहाँ पर एक शख्स व्हील चेयर पर बैठ करके आ रहे हैं वोट देने के बाद। इनसे बात करेंगे हम। आप बताइए सर, व्हील चेयर पर बैठ करके आ रहे हैं, अब तकलीफ है आपको चलने में, लेकिन वोट देने के लिए आपके लिए जहन में क्या चल रहा था? जी, मैं वोट कभी अपना खराब नहीं करता हूँ। हाँ। तो मुझे देना जरूरी था, तो मैं दे के आया। अच्छा, आज यहाँ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था हो गई है, तो ये बेहतर है आप लोगों के लिए। और ये पूरा सिपाही लोग इतना अच्छा लोग बड़े आराम से मेरे को पकड़ पकड़ के लेके गए वहाँ तक, वोट डाल के आया और बहुत मेरा हेल्प किया इन्होंने। जो लोग घर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे दिन के चढ़ने का, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं उनको यही बोलूँगा, जाइए आप लोग, और आप लोग का पूरा हेल्प होगा उधर जाने से, और आपको आराम से वोटिंग कराएंगे। हाँ, थैंक यू मैडम। तो ये देखिए किस तरीके से एक शख्स जिनको वोट डालना है वो व्हील चेयर पर बैठ करके आए और वोट देने के बाद अब वो बाहर निकल रहे हैं। संदेश देने का प्रयास ये है कि आप दिन चढ़ने का इंतजार मत करिए, आपको अगर वोट देना है, और वोट देना सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपकी शक्ति भी है। लेकिन जो तस्वीर है यहाँ की वो भी बेहद खूबसूरत है। आमतौर पर आपने बूथों को देखा होगा बलून से सजाते हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ देर में यहाँ पर यूपी के ब्यूरोक्रेसी के बॉस यानी कि मुख्य सचिव वोट डालने के लिए आने वाले हैं इसी बूथ पर। इसके ठीक बगल में ही उनका आवास है कुछ दूरी पर। इस बूथ की खासियत यह है कि यहाँ पर बलून से कम फूलों से ज्यादा सजाया गया है इस बूथ को। प्रयास यह है कि लोग कम से कम इसको देखने के बहाने ही सही इस बूथ पर ज्यादा संख्या में आए और वोट कास्ट करे। रंग बिरंगे फूल और इतनी वैरायटी के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं कि जैसे एक बार को आपको शक हो जाए कि ये पोलिंग बूथ है या कोई गार्डन है। इस तरीके का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कुछ देर में तस्वीरें वो भी आएंगी जब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के बॉस यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। और हम हर आम और खास के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, जहाँ पर देखिए कुछ लोग वोट डालने के लिए पहुंचे से बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, आज आप वोट डालने के लिए आए हुए हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं आपके लिए, क्या जहन में चल रहा है? मैम, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई जी, ये बड़ा मुद्दा है आपके लिए? बहुत बड़ा मैम। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको अलग, इससे इतर सोचते हैं, राष्ट्रवाद को लेकर और बाकी मुद्दों को शामिल करते हैं अपने जहन में। राष्ट्रवाद तो है ही हमारे अंदर भी, हमारे पिताजी भी फौजी थे, रिटायर्ड हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग टैक्स पे करते हैं, सब कुछ करते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है जी हाँ, ये आपके लिए बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये देखिए, दो महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, हम इनसे बात करते हैं कि वोट डालने के बाद बाहर आ रही हैं। मैम, आपने वोट दे दिया? जी, डाल अपनी फिंगर शो करिए पहले दर्शकों को, ताकि वो जो लोग घर बैठे हुए वो समझ पाए कि किस तरीके से आज ये भी आपको दिखाना है वोट डालने के बाद, ये संदेश देना है आपको। क्या चल रहा था जहन में जब आप वोट डाल रही थी महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो अच्छा होना ही चाहिए ना, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। सरकार के कामकाज का आकलन कैसे करेंगी, कैसा काम किया जा रहा है सरकार की ओर से? सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। आपने भी वोट दे दिया है मैम, क्या कहेंगी, कितनी उम्र है आपकी वैसे? वो पता नहीं, इनको पता। ये देखिए इन्होंने वोट दे दिया है, बुजुर्ग महिला है, साथ में आपकी ये बेटी है आपकी? अच्छा, बुजुर्ग नहीं है, यंग है, की शादी नहीं। तो ये देखिए, मैंने एक महिला को बुजुर्ग कह दिया, मुझसे नाराज हो गई, वो कहती है मैं बुजुर्ग कहाँ हूँ। तो ये अपने आप में दिलचस्प है और बेहद खूबसूरत तस्वीर आज की। आप बताइए मैम, वोट दे दिया है आपने, क्या चल रहा था आपके जहन में वोट डालते वक्त? कुछ नहीं चल रहा था, वो पहले से डिसाइड था। पहले से डिसाइड था? पहले से डिसाइड था, माइंड मेकअप कर लिया था किसको देना है, कौन जनता के लिए अच्छा काम करेगा। आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? विमेन सेफ्टी, राष्ट्रवाद, महंगाई, रोजगार? देखिए, सभी बड़े मुद्दे हैं। विमेन शक्ति है, राष्ट्रवाद है, महंगाई है, सभी कुछ है आम जनता के लिए। ठीक है, आप बताइए, आप नौजवान भी हैं और साथ में वोटर भी, आपने वोट दे दिया वैसे? दे दिया। ठीक है, क्या मुद्दे रहे आपके लिए आज वोट डालने के लिए, क्या सोच के वोट डाला? ये है कि सोशल हार्मनी होनी चाहिए, जो समाज को बांटा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक इंडियन सिटीजन तो इंडियन सिटीजन ही है, ही शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अपॉन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स महंगाई, रोज़गार, ये सब मुद्दे तो है ही हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार वोटर्स के जहन में चल रही है। हालांकि जो तस्वीर है आप देखिए, यहाँ पर गहमा गहमी पुलिस की बढ़ गई है और ये हलचल बता रही कि मुख्य सचिव कुछ देर में यहाँ पर आने वाले हैं और जो पुलिस की सिक्योरिटी है दिल खोलकर बात कर रहे हैं कि उनके लिए कौन सा मुद्दा अहम है और किसको ध्यान में रख के वो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। और पोलिंग बूथ की जो खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई, हम देख रहे हैं कि किस तरह तैयारियां की गई हैं। जितने भी चरणों की वोटिंग हुई है, बहुत से पोलिंग बूथ हैं जो स्पेशल तैयार किए गए हैं, एक उत्साह भरने का काम करते हैं। लोग वोट भी कास्ट करते हैं, सेल्फी भी खिंचवाते हैं, थोड़ी देर रुक के वहां की खूबसूरती, एक पॉजिटिव फीलिंग लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन क्योंकि आज लड़ाई लखनऊ के लिए भी है, लखनऊ में भी आज चुनाव हो रहा है, तो कुछ सीटों पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है लखनऊ के अंदर। आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व सीट से मैदान में है। अनुराग भदौरिया लखनऊ पूर्व सीट से उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। आशीष सिन्हा लखनऊ पूर्व सीट से बीएसपी के उम्मीदवार हैं, तो मनोज तिवारी इसी सीट से कांग्रेस की तरफ से टक्कर दे रहे हैं। तो लखनऊ की इस जंग में लखनऊ पूर्व सीट पर किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है, कौन मजबूती से दावा ठोक रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। सरोजनी नगर राजेश्वर सिंह भाजपा की तरफ से, अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से मोहम्मद जलीस खान मैदान में है, रुद्र दमन सिंह कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। तो लखनऊ में इन सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। लखनऊ पूर्व सीट और सरोजनी नगर सीट, ये इस वक्त की ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चुनाव प्रचार से लेके यहां तक कि जब टिकट आवंटित हुए थे, घोषित किए गए थे उम्मीदवार, तब से कई तरह की चर्चाएं हैं। राजेश्वर सिंह जिस तरह भाजपा में शामिल होते हैं और अब सरोजनी नगर से उनको टिकट दिया गया। यहां से स्वाति सिंह जो कि पूर्व मंत्री थी, वो यहां पर पहले चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब राजेश्वर सिंह इस सीट पर मैदान में है। सपा ने अभिषेक मिश्रा को यहां से उतारा है। तो कुल मिलाकर कितनी निर्णायक जो है ये जंग होने जा रही है। 9 बजे तक की वोटिंग भी जान लीजिए। उन्नाव में 9% मतदान हुआ है, पीलीभीत में 11% मतदान हो चुका है, रायबरेली में 9% मतदान हुआ है। मतदान से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, पीलीभीत में 11% मतदान की खबर है। बांदा में 10% मतदान हुआ है। तो ये वो आंकड़ा है जो 2 घंटे की वोटिंग के बाद अलग अलग जिलों से सामने आ रहा है। हालांकि फिलहाल सामान्य वोटिंग इसको कहा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वोटर्स में उत्साह दिख रहा है। पोलिंग बूथ की लाइंस जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। लेकिन क्या चल रहा है, वोटर क्या कह रहा है, पोलिंग बूथ पर सीधे आपको लिए चलते हैं। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे अनामिका का, वो भी हमारे साथ लखनऊ से हैं। अनामिका, पूछिए लोगों से क्या कहना है उनका। आज मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भागीदारी बीते 3 चरणों की तरह आज भी खास दिख रही है। आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में वैसे भी शहरी वोटर ज्यादा है। 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था 2017 के चुनाव में, और वैसे भी लहर चाहे जिसकी भी हो, लखनऊ में हमेशा से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हमने देखा है। हालांकि इस बार जो सीटें हैं वो बदल दी गई हैं, मुकाबला कुछ सीटों पर बेहद दिलचस्प हो गया है। मैं इस वक्त लखनऊ के बीचों बीच जो अवध गर्ल्स जो है केंद्र, वहां पर मैं आई हुई हूँ और तस्वीर में दिखाती चलूँ आपको। पहले महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर लोग वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं। भैया, वोट दे दिया आपने, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण रहे, क्या सोच के आपने वोट डाला? अरे सब ठीक ही है, जो डाले हैं अपने लिए सब ठीक है। क्या सोच के वोट डाला आपने? तो देखिए, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इन शख्स के अलग अलग एक कहानी है। इनकी कह रहे सब ठीक है, सब ठीक है, बस वोट डाल दिया, डालना था। कुछ ऐसे भी लोग आपको आमतौर पर मिलेंगे वोटर्स जो बहुत कुछ सोचते भी नहीं है वोट डालने से पहले। हालांकि एक फैमिली हमारे पास आ रही है यहाँ बात करने के लिए। दरअसल मैं बता दूं आपको आस्था कि ये ऐसा केंद्र है जो अपने आप में बहुत ही संवेदनशील और हाई प्रोफाइल है, क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर वोट डालने के। भैया, वोट डाल दिया आपने? क्या सोच के वोट डाला आपने? क्या मुद्दे क्या रहे आपके लिए, आधार क्या रहा वोट डालने का? अरे सर, क्या बताएं, हम डाल दिया बस। डाल दिया बस जी। क्या सोच के डाल दिया बस? क्योंकि भाई नेताजी विकास करेंगे, कुछ काम वाम करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे लखनऊ के लिए। बिल्कुल सर, करेंगे। जब जीतेंगे तो जरूर, सरकार बन जाएगी तो जरूर करेंगे। सरकार बन जाएगी तो जरूर करेंगे जी। भरोसा है? भरोसा तो सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? कुछ बेहतर काम हुआ है बीजेपी सरकार में? जो हुआ सब अच्छा ही हुआ सर, क्या हम बताएं जी। चलिए ठीक है, ये जो महिला है इनसे भी बात करेंगे हम। आप बताइए मैडम, आपने वोट दे दिया है, क्या सोच के, किन आधार पर वोट दिया आपने? आप बताइए भाई साहब, आपने समझाया इनको कि वोट कैसे डालना है और किसको वोट देना? नहीं मैम, हमने नहीं समझाया इनको कुछ। आपने नहीं समझाया? उन्होंने अपने मन से वोट दिया? अपने मन से वोट दिया। आपने क्या सोच के वोट दिया, क्या मुद्दे रहे? विकास वोट दिया है। विकास पर वोट दिया।
ठीक है, तो ये इन्होंने विकास पर वोट दिया है। हालांकि कुछ कुछ लोग अब वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं, थोड़ी स्पीड स्लो दिखाई देती है। तो लोग बाहर आ रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो शाय हैं, वो नहीं कह रहे। कुछ नौजवान पीढ़ी है जो फटाफट वोट डालती है और एकदम से वहां से निकल गई। आपने बातचीत की कोशिश की, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे उमेश का, जो कि रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। रायबरेली में लोग क्या कह रहे हैं उमेश, उनसे बातचीत कीजिए। जी हाँ, देखिए आस्था, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक महाभारत का चौथा चरण आज चल रहा है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने बीते दिनों पूरी ताकत झोंक दी जीतने के लिए और रायबरेली में भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। अब जनता का दिन है, आज जनता जनार्दन का दिन है और जनता किस कदर अपना मन वोट के जरिए दिखा रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध हैं लोग और लोग अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से महिला अपने बेटी के साथ आई हुई है। इस बच्ची को भी लोकतंत्र का महापर्व आप सेलिब्रेट कैसे होता है ये दिखा रही है क्या? एक्चुअली घर में और कोई है नहीं किसके पास छोड़े, इसलिए लाना जरूरी है ना, और वोट देना भी जरूरी है। और वो जो नारा बुलंद होता है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसका आप अक्षरशः पालन कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने कुछ नहीं खाया पिया है, इसके बाद घर जाकर ही कुछ खाएंगे पिएंगे। बच्चे को भी दिखाने के लिए इसीलिए आई हुई है कि बेटा भैया आज संग में आ जाइए। देखेंगी तो सीखेंगी कि मतदान करना कितना जरूरी है। जी आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध हैं लोग। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं रायबरेली का विकास कैसा होना चाहिए? क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं? जो प्रमुख मुद्दे हैं यही है कि वहाँ के रोजगार हो और विकास हो, और वैसे भी काफी विकास हुआ भी है और आगे भी इसी मुद्दे पर सब जाएंगे। रायबरेली सदर सीट की काफी चर्चा रहती है, खासतौर से क्योंकि यहाँ अखिलेश सिंह 5 बार लगातार विधायक रहे। अब वो नहीं रहे लेकिन उनकी बेटी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। डेफिनेटली फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है रायबरेली की भी। और रायबरेली की जनता क्या चाहती है, कैसा विकास चाहती है, कैसा डेवलपमेंट आप चाहते हैं अपने? जी हाँ बिल्कुल उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी लोगों की बातचीत के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। सभी संवाददाता अलग अलग सीटों से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधीर दुबे जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुधीर जी, ये बताइए कि इस बार जिन सीटों पर मतदान चल रहा है वहां पर दलित वोटर्स जो हैं वो इस बार काफी महत्वपूर्ण भूमिका में है। और न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने यह कह दिया कि मुस्लिम जो है इस बार मायावती के साथ जा रहा है। मायावती से वोट कास्ट करने के बाद जब सवाल ये पूछा गया कि सपा जो है जिस तरह आपसे बार बार आशीर्वाद की बात कह रही है, जिस तरह बार बार कह रही है कि 2024 में हमें आशीर्वाद दें, तो उस पर मायावती ने कहा कि हमारी चिंता छोड़ दे समाजवादी पार्टी, हम अपना देख लेंगे। लेकिन इस बार है कि जनता ने स्वीकारा है और यही कारण है कि भाजपा को लगातार जनता का विश्वास भी हासिल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीट जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अपने दावों का वो खुद मजाक बना देते हैं और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इस पर हंसे ही होंगे और उनके कार्यकर्ता भी उनके इस दावे पर हंसते हैं। मुझे लगता है कि सपा बसपा कांग्रेस यह 370 और 35A की तरह इतिहास के पन्ने में शामिल होने वाले हैं। वो जोशी जी की वो 85-15 की बात कर रहे हैं, आप 80-20 की बात? नहीं, वो तो योगी जी ने कहा ही था कि गर्मी के डर से गर्मी में ठंड के डर से वो 80 धीरे धीरे 90 ही जा रहा है। तो अब तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो अपने देश में रहकर दूसरे देश की या पाकिस्तान की जिंदाबाद करने की जो दुस्साहस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो साफ संदेश है। और आतंकवाद के नाम पर, जिन्ना के नाम पर वोट हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी या अन्य दल वह इस बात को अब समझ रहे हैं कि जनता ने उनको नकार दिया। इलेक्शन से वोटिंग से एक दिन पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव से मुलाकात की पहले, क्या कहेंगे? अब देखिए, वो क्या मुलाकात थी, क्या है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस कोई वो किया होगा, लेकिन मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि भाजपा 300 से ऊपर सीटें लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ और आगे बढ़ेगा। आतंकवाद, अपराध, भ्रष्टाचार, इसका समापन होगा, समाप्ति होगी और सपा बसपा कांग्रेस 35A और 370 की तरह है, यह इतिहास के पन्ने में शामिल होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुधीर दुबे जी। सुधीर जी, आपने बातें सुनी, आपने दावे सुने, किस तरह के दावे सियासी पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन मैं जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, 2017 का एक आंकड़ा रखते हुए पूछना चाहूंगी कि आपका क्या आकलन है। 2017 में इन 59 सीटों में से 51 पर बीजेपी जीती थी, सपा के पास 4 सीटें थी, बसपा के पास 2 सीटें और कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीती थी।
लेकिन इस बार जिस तरीके से विपक्ष ने लखीमपुर खीरी से जुड़े मुद्दे को उठाया है, किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाया और भाजपा ने आतंकवाद, अपराधी, बम, बुलडोजर सबका जिक्र किया है, तो आपको क्या लग रहा है? वोटर्स की भी बात आप सुन रहे हैं कि उनके जहन में किस तरह के मुद्दे हैं। क्या भाजपा उतनी ही बड़ी जीत दोहरा पाएगी या इस बार कुछ सेंधमारी तो होगी? देखिए आस्था जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब राजनीतिक दल असली मुद्दों से भटक जाते हैं तो जनता खुद अपने मुद्दे तय कर लेती है। अभी आपके रिपोर्टर तमाम बूथों पर जा जा करके और अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, तो मैं भी लगातार सुन रहा हूं पिछले 15-20 मिनट से। तो जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं उन सब लोगों का एक ही मत है कि इस बार जो वोट होगा वो विकास के नाम पर होगा, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर होगा। और उम्मीद ये करते हैं जो सरकार आएगी वो विकास के काम कराएगी, महंगाई को कम करेगी और रोजगार को बढ़ावा देगी। तो ये बिल्कुल तय हो चुका है कि पिछली जो सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई पर कोई काबू नहीं पाया, रोजगार दे नहीं पाए, कानून व्यवस्था चौपट कर दी और भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, 2017 के चुनाव में मुद्दे थे जो इन लोगों ने झूठ बोला था, जनता को बरगला करके झूठ बोल के जो इन्होंने वोट हासिल किया था, 5 साल में इनकी पोल खुल चुकी है। उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं। आपको ध्यान में होगा आस्था जी, पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हुआ है, जो मतदान हुआ है, उस 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार हो रही है। इन लोगों को यह पता चल गया है, तो इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आधार पर सुधीर जी आप ये दावा कर रहे हैं, नतीजे तो अभी आए नहीं है कि 3 चरणों में किसी के साथ पहुंचे हैं। हमारा वोट यहाँ है, हर साल जब भी वोट होता है तो हम यहीं आते हैं, वोट डालने जा रहे हैं। हमारा तो यही आह्वान होगा कि लोग शांतिपूर्ण अपना वोट डालें और अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। सर, सिक्योरिटी का इंतजाम तो आप ही के ऊपर रहता है जी। पूरे प्रदेश में शांति रही है और 3 राउंड के चुनाव में बहुत ही कहीं कोई विशेष कठिनाई नहीं रही है। आगे भी चुनाव शांतिपूर्ण रहेगा, यह निश्चित विश्वास। तो ये थे अवनीश अवस्थी जो कि अपना अधिकार का इस्तेमाल करने आए अपने परिवार के साथ, और जैसा वो कह रहे थे कि 3 चरण में भी और आगे भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग होगी। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषिमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मेरा सभी नागरिकों से अपील है, अनुरोध है कि मतदान करना आपका जहां एक और संवैधानिक अधिकार है, वहां आपका एक सामाजिक दायित्व भी है। आप अपने संवैधानिक अधिकार का हम सबको उपयोग करना चाहिए और सामाजिक दायित्वों का इसलिए कि हमको जो है वो ये देखकर वोट करना चाहिए। और सुबह चुनाव आयोग जो है उन्होंने अवकाश घोषित किया, इसलिए नहीं कि सब लोग घर पे आराम करें, इसलिए कि अब आप बाकी काम छोड़कर आएँ, अपना वोट का, अपना मताधिकार का उपयोग करें और समाज और देश की तरक्की में आगे बढ़ने में सहयोग करें। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरह से नवनीत सहगल ने वोट डाला, अवनीश अवस्थी पहुंचे वोट डालने के लिए और उन्होंने भी कई दावे यहां पर किए और सबसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, सुधीर दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ हैं। मनोज रघुवंशी जी, जिस तरह का जिक्र अभी सुधीर दुबे जी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि विकास के दावे गिनवाने के लिए नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, जनता समझ चुकी है। 3 चरण के मतदान के बाद ये साफ है कि सपा एक बड़ी लीड ले चुकी है। आपको लगता है कि अभी 4था चरण जिसके लिए आज पोलिंग हो रही है, उससे पहले इतना बड़ा दावा बात सिर्फ सपा की नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे तो क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल सिचुएशन क्लियर नहीं है, ये वास्तव में एक सस्पेंस फिल्म है और 10 मार्च को ही इसका क्लाइमैक्स हम सबको मिलेगा। उससे पहले देखिए दावे तो सब तरफ से किए ही जाएंगे और बड़ा स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मतलब जो वोटर के मन में बात है, पहली चीज़ तो वो हर आदमी अपनी बात बता नहीं रहा है। वोटर साइलेंट, काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ वोटर साइलेंट होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जो दावा किया जाता है कि हमने विकास किया, वास्तव में वोटर उसका अच्छा निर्णायक होता है, क्योंकि विकास उसके सामने हुआ है। जहाँ पे उसको विकास मिला है वो वोट देगा विकास के लिए, जहाँ विकास नहीं मिला है वोट देगा कि नहीं इन्होंने विकास नहीं किया। आप जो दावा करते हैं वो तो आप बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं ना कि मैंने FDI लगा, इतना मैंने विकास कर दिया, इतना एग्रीगेट एक दावा कर दिया सरकार ने।
वास्तव में अलग अलग जगह पे अलग अलग वोटर उसका जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो करके उसके मुताबिक वोट डालता है। उसका जब एग्रीगेट होता है तो पता लगता है कि वास्तव में दावा सही पाया गया कि गलत पाया गया। असली निर्णायक वोटर है। वोटर का असली आकलन 10 मार्च को ही हो पाएगा। उससे पहले कोई भी, हम सब लोग बोलते रहे अपने अपने मन की बात, हम बोल रहे हैं, मैं भी अपने मन की बात बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आकलन कोई साइंटिफिक तरीके से स्वीकार किया जाए वो ठीक नहीं है, क्योंकि वोट यहीं पर है। तो ये एक कह लीजिए हम लोग के लिए बिल्कुल इसको हम लोग उत्सव की ही तरह से लेते हैं और ऐसा बहुत सालों से हमेशा हम लोग बहुत उत्साह के साथ वोट डालने आते हैं। मैं यही कहूँगी आप सब से भी, अभी भी यदि घर पे हो तो कृपा करके घर से बाहर निकलिए और युवाओं से अनुरोध है वो सुनिश्चित करें कि पूरे परिवार, आस पड़ोस, ऐसे भी लोग बुजुर्ग यदि हैं जो वोट डालने नहीं आ सकते तो उनको भी घर से बाहर निकाले वोट डालें। मैडम, लोक गायिका हैं तो जाहिर सी बात है अपने अंदाज में अगर कहना हो तो। अरे ना जाइबा फिर पछताइबा, नहीं जाओगे तो कहीं पछताना ना पड़े। ना जाइबा फिर पछताइबा, अरे जीती गलत मनैया मैं वोट डालूं, कोई गलत आदमी ना जीत जाए, इसलिए मेरा वोट डालना बहुत जरूरी है। तो प्लीज वोट। महिलाओं के लिए अगर कुछ है, एक दो लाइन। गुइया हमारे यहाँ बोलते हैं सखी को, गुइया चलो छैया छैया मैं वोट डालूं। अपने पूरे बनाव में, अपने पूरे श्रृंगार में, अपने नारीत्व के अभिमान में एक सखी दूसरे से कह रही कि चलो हम वोट डालें। और कैसे 5 बरस पे अरे वोट पड़त है। कई लोग देखिए रेल से, ट्रेन से, मुंबई से पति हैं, प्रवासी हैं जो कि वोट डालने के लिए आते हैं। 5 बरस पे वोट पड़त है, चलू पड़े वोट जौने ठैया मैं वोट डालूं। तो हम भी वहीं आ गए जहाँ वोट पड़ना है। आप सबको बहुत बहुत आज ये लोकतंत्र का उत्सव मंगलमय हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दृश्य ये भी दिख रहा है, मालिनी अवस्थी जी की मदर इन लॉ हैं, आप देख सकते हैं, और वो व्हील चेयर पे हैं। ये भी दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके जो पोते हैं वो उनको लेके आ रहे हैं। और इससे भी सुखद दृश्य शायद ही कुछ हो कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है वहाँ पर चाहे बुजुर्ग हों या युवा हों, सब साथ आ रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, साथ ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। माता जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा तमाम कष्ट उठा के आपको यहाँ तक आना पड़ रहा है? नहीं, कष्ट नहीं है, ये तो बहुत आनंद की बात है कि कम से कम इस हालत में भी हम अपना वोट दे पा रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को मेरा 5वां वोट है। मैं अपनी पत्नी गायत्री, हम लोग दोनों वकील हैं, दोनों दिल्ली से वोट करने आए हैं। हम दोनों लोग ने उनका वोटर आईडी जो शुरू साथ में आए हैं, पूरा परिवार जैसे इकट्ठा होकर वोट कर सके। अगर परिवार इकट्ठा होगा तो सब लोग घर से निकलेंगे, घर में एक आदमी भी ना रह जाए। घर से एक आदमी मत भेजिए कि हमारे घर का वोट चला गया। हर आदमी का वोट है, परिवार का वोट नहीं है। एक वोट सबका घर में मन हो, और आप इससे जो है अपनी डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेशन हर आदमी का दिखाते हैं। आप क्या पहले मतदान फिर जलपान वाली तर्ज पर हैं? नहीं, ऐसा है कि बस हम अपना वोट डालने आए हैं। सबसे जो ज़रूरी काम है आज के दिन का, जिस वजह से हम लखनऊ आए हैं वोट डालने, अपना काम आज बंद करके आए हैं इसी वजह से। और बस हम जिनका काम देखा है, जिनने महिलाओं के लिए हित में काम करा है, उनके लिए हम ज़रूर वोट डालेंगे। आपको भी तमाम मेहनत जद्दोजहद उठानी पड़ेगी सुबह सुबह सीधे वोट के लिए? नहीं, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि तुम लखनऊ क्यों जा रही हो। मैंने कहा, लखनऊ मेल से मैं ट्रेन पकड़ी थी, तो कहते हैं कि लखनऊ क्यों जा रही हो। मैंने कहा वोट डालने। तो उन्होंने कहा सिर्फ वोट डालने के लिए लखनऊ जा रही हो। मैंने कहा सिर्फ वोट, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आप एक डेमोक्रेसी में अपना राइट और अपनी ड्यूटी दोनों निभा रहे हैं बाय वोटिंग। तो ये उत्तर प्रदेश के ACSO मवनीश अवस्थी का पूरा परिवार है, वो खुद मौजूद हैं। उनकी पत्नी लोक गायिका मालिनी अवस्थी, आप देख सकते हैं उनके सुपुत्र अपनी दादी को व्हील चेयर पर लेके आए हैं, उनकी बेटी और उनका बहू। जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो पूरा अवस्थी परिवार वोट डालने के लिए पहुंचा। उन्होंने लोगों से भी यही अपील की। और मालिनी अवस्थी तो अपने चिर परिचित सुरीले अंदाज में किस तरह लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों से। क्या समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी थोड़ा सा इन सब टर्म्स का प्रयोग करने वाले लोग जाने, मेरे संबंध में कुछ अखिलेश कह रहे हैं कि 200 तो हो गया है। किसी के स्टेटमेंट पर कोई कमेंट अखिलेश कह रहे हैं 200 सीट आ गया है बीजेपी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इस बार का चुनाव जो होगा वो सुशासन और विकास प्रमुख रूप से 2 मुद्दे होंगे। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। और इस मामले में इस हिंदुस्तान की अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। आप लखनऊ से सांसद भी हैं। सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान
मतदान होता है, सभी लोग भारी संख्या में मतदान करें, इसी अपील के साथ। कितनी सीटों की संभावना लग रही है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने किस तरह से अपील की है लोगों से वोट डालने की, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने की और सुशासन के नाम पर वोट दें, विकास के नाम पर वोट दें, यही अपील उन्होंने की है। लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी लोगों से खास अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, इतना वोट करें कि वोटिंग परसेंटेज का एक रिकॉर्ड बना दें। तो किस तरह उन्होंने ये अपील किया, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने जो एक प्रण लिया था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आज मेरे घर में अब जाके जलपान भी मिलेगा। तो इस प्रण को हम लोगों ने पूरा भी किया है और मैं आपके माध्यम से और सभी को यही अपील करूंगा, सभी सम्मानित मतदाताओं को, कि इस बार रिकॉर्ड मतदान करना है। ये हम सभी लोगों का अधिकार भी और कर्तव्य भी है कि हम जरूर आएं और मतदान करें और लखनऊ को इस बार पूरे देश में वोटिंग परसेंट का रिकॉर्ड भी बनाना है। और न्यूज 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकलिए, आज के दिन को छुट्टी का दिन मानकर मत बैठिए, पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान करना, अपनी सरकार चुनना आपका दायित्व भी, आपका अधिकार भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।